की रोटी कैसे मिलेगी? तो वो तो ठीक कर रहे हैं लड़के, और प्रधानमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए वो इस तरह का वो यहाँ पर अपना शिकंजा कसना चाहती है एडहोक के ऊपर, जो है कि जो मैं चाहूँगी आप वो करें। रोजगार के लिए परेशान है, लोगों को खाने पीने की स्थिति और सुसाइड की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। तो ये एक आवाज़ जो है ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ये आवाज़ गूंज चुकी है। अन्यथा जो है और भी बहुत सारी टीचर्स है यहाँ पर, 50 से ज़्यादा टीचर्स है एडहोक, किसी भी एडहोक टीचर्स को नहीं रोका एक्सेप्ट जो है रितु सिंह। क्यों? क्योंकि रितु सिंह अपने उन सवालों को उठाती है, SC ST के ऊपर होने वाले तमाम अत्याचारों के खिलाफ वो बोलती है, और हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ की प्रिंसिपल वो दबाना चाहती है कि बिना हमारे इशारे पर कोई कुछ ना बोले, आप एडहोक को एडहोक की तरह से रहो। इसलिए वो इस तरह का वो यहाँ पर अपना शिकंजा कसना चाहती है एडहोक के ऊपर, जो है कि जो मैं चाहूँगी आप वो करें। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से मतलब सुबह से ही सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु, तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा या ज्वाइनिंग होगी? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और आज पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठ रहा है और ट्विटर पर भी और दूसरे सोशल मीडिया पर भी, तो ये एक आवाज़ जो है ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ये आवाज़ गूंज चुकी है कि रितु सिंह अब अकेली नहीं है। रितु सिंह के साथ में पूरा मीडिया भी है, पूरा अपना दलित और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो एक आवाज़ बन चुकी है रितु सिंह, क्योंकि जब आप देखिए लगभग 5,500 में से किसी को भी नहीं रोका गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, अकेले इसको क्यों रोका गया है? तो कुछ ना कुछ मानसिकता तो नज़र आती है ना। भी बेरोजगार छात्र थे, वो जो है बेरोजगार दिवस के तौर पे मना रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बात देखिए सही है ना भाई, प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और आज हालत ये हो गई कि 2 करोड़ रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, कोरोना से पहले का आंकड़ा है, लोग कोरोना के आड़ में छुपना चाहते हैं, कोरोना से पहले का आंकड़ा है कि 70 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, मतलब 45% के आसपास बेरोजगारी की दर पहुंच गई थी। और कोरोना ने तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा का हाल कर दिया। आज इतनी खराब हालत है कि लोग जो है रोजगार के लिए परेशान है, लोगों को खाने पीने की स्थिति और सुसाइड की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। तो ये जब हालत है तो युवा तो अपना हक मांगेंगे, और उनका जीवन यापन के लिए कोई भी अगर लड़ता है, अपनी डिमांड रखता है, तो इस देश की जिम्मेवारी है, और इस देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी जिम्मेवारी है। तो अगर बच्चों ने उसको इस रूप में मनाया है तो वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को ये याद कराने की जरूरत है कि आप इस तरीके से जिस तरीके की आप व्यवस्था बनाने जा रहे हो, सारे संस्थानों को आप बेच दोगे तो ये देश किसके लिए चलेगा? अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसान आत्महत्या पहले से कर रहे थे, युवा आत्महत्या करने लगे, आम जनता में जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, तो ये तो आप मिनिमम जो कहते हैं रोजी रोटी की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई पे आ गई बात। जो हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे थे, वो देश जो है अब इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि हमको 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी? तो वो तो ठीक कर रहे हैं लड़के, और प्रधानमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस देश ने आपको सर माथे पे बिठाया, आज वो इस तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहा है कि आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है? वो प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ खासा प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? वो युवाओं को लेकर सोचेंगे, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उसको लेकर कुछ सोचेंगे? वो नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना। ये तो देखिए, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी बड़े स्तर पर सूचनाओं को फैलाने की ज़रूरत है, लोगों तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं बार बार अपने हर जगह में बोल रहा हूं, जहां पर भी मुझे बोलने या बताने के लिए बुलाया जा रहा है कि 1-2 PSUs नहीं, एक साथ 348 PSU को बेचने की तैयारी कर रही सरकार। और अगर ये 348 बिक गया तो उसके बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरी बचनी ही नहीं है। और सरकारी क्षेत्र की नौकरी और प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में आकाश ज़मीन का अंतर है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, सरकारी क्षेत्र में एक स्टाफ जो चौकीदारी का भी काम करता है, उसको जीवन यापन की जो न्यूनतम जो सैलरी है 25,000 रुपया वो उनको मिलता है। लेकिन आज क्या है, ये चौकीदारों की हालत क्या है? 12,000, 8,000, 9,000 रुपये में इनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। तो जैसे जो लोग शहरों में काम करते, दिल्ली शहर में 9,000, 11,000 में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी चल जाएगी क्या? तो ये इस देश की आम जनता को समझना है कि, और ये जो लोग इस बात को कई बार पैरवी करने उतर जाते हैं कि निजी क्षेत्र अच्छा है, उनको इस बात के लिए भी समझना चाहिए कि निजी क्षेत्र
अच्छा नहीं है। निजी क्षेत्र निजी लोगों के हित का काम करता है, उसमें मुकेश अंबानी और अडानी और दुनिया जहान जो ये संस्थाएं हैं, ये जो कंपनियां हैं, इनके लिए काम करेगा निजी क्षेत्र, आम जनता के लिए काम नहीं करेगा। अगर 9,000, 10,000, 11,000 में किसी को काम करने के लिए कंपेल किया जा रहा है तो वो दुखद है, उसको मानवीय हक उससे छीना जा रहा है। तो मानवीय हक छीनने का काम लोकतंत्र का नहीं हो सकता। ये राजपाट नहीं है कि कोई राजा है और वो अपने और हम सब उनके जो है गुलाम और रियायत नहीं है ना, रैयत नहीं है उनके अंदर, जो वो जैसे चाहेंगे हम उनसे वैसे रहेंगे। सबको बराबर से, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य होने का जो हक है और मनुष्य होने की जो सबसे न्यूनतम जरूरत है वो पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार इससे नहीं बच सकती। अभी आप देखिए संविदा अपॉइंटमेंट करेंगे, क्यों भैया संविदा, ठीक है अभी पेंशन खत्म कर दिया, जो नेता लोग हैं उनको लोकसभा और विधानसभा में पेंशन मिलेगा, सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। और आज जो न्यू पेंशन स्कीम है वो अपना खाता उठा के देखे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है पेंशनर्स को। जो न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं हर एक को इंडिविजुअली लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस जो अभी -8.29 रिटर्न दे रही है, मतलब घाटे में चली गई है सारी सब चीजें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।